Yes, sorry for the delay. There is an interruption, but finally we are starting. Please open your book to Negotiable Instruments Act 1881. आपकी किताबों में या लूज शीट या पीडीएफ भी मैंने डाला है. आप अपनी किताबों में Negotiable Instruments Act 1881 खोल लीजिए. रेडी. नाउ दो तीन चीजें हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे अभी. ये वर्ड किसी ने सुना है अपने अकाउंट्स क्लास में कभी? अकाउंट्स क्लास में? वाह वाह वाह. बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, और एक और नाम सुना होगा हुंडीज. कई बार द वर्ड इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक्स. ओके, शेड्यूल्ड है. मैंने ग्रुप में लिंक भी डाला है, मैंने वहां पर भी है. आई हैव आल्सो पुट द लिंक इन द ग्रुप. यू कैन आल्सो यूज द यूट्यूब लिंक. बहुत सारी सुविधाएं हैं यहां पर. आइए नाउ, ये तीनों नाम आपने सुना है एंड मार्केट में कई बार यूज भी होता है. एक चीज ध्यान से सुनो. अभी मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल एजुकेशन यहां पे नहीं दूंगा. पहले आपको जनरल बात करता हूं. एक बात सुनिए मेरी. इस एग्जांपल में आइए बुक में, जहां भी आपकी किताबों में प्रॉमिसरी नोट का एक एग्जांपल है, पहले वहां आइए. मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, पर पहले एक बेसिक एग्जांपल. आपकी बुक में 3rd पेज में प्रॉमिसरी नोट का एक फॉर्मेट बना हुआ है. आप अपने अपने किताबों में देखिए, यूट्यूब लिंक भी खोल लिया होगा आपने. प्रॉमिसरी नोट का एक फॉर्मेट बना हुआ है, रेक्टेंगल बॉक्स से चेक कर लीजिए. ओके, एक मिनट, ये हैंग हो गया, प्लीज सिस्टम चेक करिए. हैंग हो गया प्लीज. सुनिए, जब तक इन लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग सुनिए. उस फॉर्मेट में अपनी किताबों में आ गए आप. नाउ लिसन टू मी. एक सेलर है, सेलर ने बायर को गुड्स क्रेडिट पे बेचा है. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट सेल? पेमेंट, वो कुछ फील करवा रहा हूं, टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं ना तब. और यहां पे एक साइन है बायर की, और एक स्टैंप लगाया जाता है यहां पर. रबर स्टैंप नहीं, जो भी एक स्टैंप आपने देखा कभी, एडहेसिव स्टैंप, कुछ स्टैंप्स बिकते हैं वो यहां पे लगाए जाते हैं. पोस्ट ऑफिस वाला नहीं. पोस्ट ऑफिस वाला स्टैंप भी हाँ हाँ करके तुम लोग बोल दिया होगा. वो गांधी जी, नेहरू जी जो पुराने जमाने में स्टैंप बिकते थे, वो वाला नहीं. अलग टाइप के स्टैंप्स होते हैं जो इस काम के लिए प्रचलित हैं, उनको यूज किया जाता है. तो एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं, प्लीज सुनो, आई प्रॉमिस टू पे 4 लाख इफ आई रिसीव फ्रॉम मिस्टर डी. क्या ये प्रॉमिसरी नोट होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बताइए? वो वीडियो देखो एक बार. क्यों नहीं होगा? यस, प्रॉमिसरी नोट शुड बी अनकंडीशनल. और मैंने तो शर्त रख दिया. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट है ना, पढ़ाते हुए भी शर्म आता है, पर मेरे को शर्म नहीं है, हम पढ़ा देंगे आपको. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस. अगर आप कैरेक्टरिस्टिक नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, अनकंडीशनल होना चाहिए. मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो क्या प्रॉब्लम था उसमें? कंडीशनल था. और पता है, फोन करके किसी को प्रॉमिस कर रहे हो फोन पर, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है. अब क्योंकि राइटिंग में होगा, स्टैम्प्ड होगा, साइंड होगा. बताइए, इन राइटिंग होना चाहिए. अच्छा, किसी को अगर मैं ये लाइन लिखूं, प्लीज सुनो, जो लोग घर पर भी है, किसी को अगर मैं ये लाइन लिखूं, मेरी लाइन सुनना, आई नो दैट आई ओ यू ₹4 lakhs. आई नो आई ओ यू ₹4 lakhs. प्रॉमिसरी नोट नहीं है. प्रॉमिसरी नोट में एक बाले कबूल करिए, बोलिए आई प्रॉमिस टू पे ₹4 lakhs ऐसे ऐसे आदमी को, मतलब आपको दूंगा मैं, कबूल करिए. मियर सेइंग कि मुझे पता है कि आपको कुछ पैसा देना बाकी है, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है. इंग्लिश देखो, मियर एक्नॉलेजमेंट, मतलब सिर्फ ये स्वीकार करना कि पैसा आपका बाकी है, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है. ब्रैकेट कर लो. ये ऐसा बेसिक है ना, पढ़ाते हुए भी शर्म आता है, पर मेरे को शर्म नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, जस्ट मार्केट. दिख रहा है आपको? किताबों में भी दिखने लगा होगा, यूट्यूब लिंक से अगर आप देख रहे हो वहां भी दिखने लगा होगा. आप लोग को इसको लेआउट ठीक से, वीडियो मैंने आपको भी भेजा है, आप अपने मोबाइल्स को चेक करिए डीके जी. आइए
ध्यान से देखिए, आइए, कोई बात नहीं, जस्ट शुरू है। सुना था वीडियो में, कुछ ऑडियो भेजा था नहीं? आज म्यूजिक सुन रहे थे रास्ते में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट मैंने जस्ट शुरू किया है। यूट्यूब लिंक खोल लो, ग्रुप में आया हुआ लिंक को खोल लो, यूट्यूब लिंक से पढ़ लो अगर ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है तो। डिड यू गेट इट? दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। मार्किंग हो गई? ये वाले में प्रॉब्लम क्या था बताइए? अब आई प्रॉमिस टू पे 10,000 टू पे ए 10,000 10 days आफ्टर द डेथ ऑफ बी। आ गया। आइए, आफ्टर द डेथ ऑफ बी, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? ठीक है, उनका नहीं आएगा, इधर आइए। आफ्टर द डेथ ऑफ बी, बाकी बाद में देखेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ बी, ये वैलिड है या इनवैलिड है? बोलो लक्ष्य पुगलिया। ये है ना, वैलिड है, हैं? ये वैलिड कैसे हो गया? गजब है ये, क्योंकि बोलते हैं मौत है ना सर्टेन होता है, मरना निश्चित है, बस टाइम अनसर्टेन है, पर मरना निश्चित है ना। तो इवेंट जो है वो सर्टेन है कि होगा, मरेगा ये आदमी। तो ये हाँ बूढ़ा कब मरे, नहीं मर रहे रे, पर बात है ये बहुत ही अजीब चीज है, इससे सबका रॉन्ग होता है। लिखो टिपिकल, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। 10 days आफ्टर द डेथ ऑफ बी को वैलिड मान लिया जाता है, इसको हम लोग अनकंडीशनल नहीं मान रहे। वी आर नॉट कंसिडरिंग इट इज अनकंडीशनल। मजा आया? अंडरस्टूड? तो ये इंपॉर्टेंट लिखा, टिपिकल लिखा आप लोगों ने। उसी तरह एक बात सुनो, अब लोग रट लेते हैं। रटना मतलब जानते हो? हाँ सर 98 आया बोर्ड में याद करके। ओह, तो लोग रट लिए। मौत वाले का आंसर होता है वैलिड प्रॉमिसरी नोट। डेथ जब क्वेश्चन पेपर में रहता है तो आंसर क्या है? वैलिड प्रॉमिसरी नोट। डेथ का आंसर क्या है? पेपर चेंज्ड। आई प्रॉमिस टू पे ए 1 lakh आफ्टर द डेथ ऑफ बी प्रोवाइडेड बी लीव्स इनफ मनी टू पे। डिड यू गेट इट एवरीवन? इस बार शर्त आ गया। मेरा मार्किंग्स देख रहे हो आप कैसे तरीके से मैंने कलर्स भरे? उसका इंपैक्ट आपको बहुत दिन बाद पता है। आपको रीड नहीं करना है पेज, जहां जब हल्का सा मार्किंग दिखाई दिया उस जोन पे निगाहों को टिका देना है। इतना बड़ा सिलेबस, एक एक लाइन थोड़ी पढ़ने में बैठ जाओगे बार बार। इसे व्हेन यू अटेंड द क्लास यू शुड डू इट प्रॉपर्ली। आज राइटिंग वर्क कम है, जैसे बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आउट में बहुत राइटिंग करना पड़ता था, आज रिलैक्स्ड है, ये सब इजी टॉपिक्स है। अगर मैं किसी को ये बोलूं, इधर देखो, आई प्रॉमिस टू पे 1,05,100 bags ऑफ राइस, तो बच्चों इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। क्यों सर? सर्टेन है इस बार तो सब कुछ? सिर्फ पैसों का प्रॉमिस होना चाहिए। ओके, और एक देखो, आई प्रॉमिस टू पे 350 एंड ऑल अदर सम्स विच आर ड्यू। तेरा जो भी बाकी है ना, मुंह पर मारेंगे तेरे पैसा। गर्मी नहीं, सिर्फ पैसों का, वो भी सही अमाउंट लिखो। तेरा जो भी बाकी है इज नॉट वैलिड। तुम बताओ क्यों नहीं है? ऑल अदर सम्स, तेरा जो बाकी है दे देंगे। एग्जैक्ट अमाउंट लिखो, एग्जैक्ट अमाउंट लिखो। मार्किंग में ओनली लिखो जो घर से पढ़ रहे हैं। नमन, सो मत, सो रहे हो तुम नमन, पता चल रहा है। मैसेज करो, आई एम डूइंग द क्लास नाउ। मैसेज करो, अभी मैसेज करो, अभी मैसेज करो। गुड। मार्किंग्स ढंग से होंगे तो आपको इधर भी मार्क हो जाएगा। ओनली वर्ड समझ में आ गया? अच्छा, गुड न्यूज सुनो, यह ना वो ये आने वाला नहीं है एग्जाम में। कई लोग मुंह धो लिए होंगे, मेरा 5 मार्क्स श्योर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के। सब पढ़ा क्यों रहे? जरूरी होता है। ये एमसीक्यू में आ जाता है कई बार। वो डेथ वाला 2 क्वेश्चन दे देगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। बोथ आर इनवैलिड लड़का लिख के आएगा, क्योंकि इसको दोनों में कंडीशंस लग रहा है। पर सिर्फ डेथ ऑफ बी होता तो वैलिड हो जाता। पर डेथ ऑफ बी प्रोवाइडेड बी लीव्स इनफ मनी बिफोर डाइंग, वो इनवैलिड हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द थीम? मार्किंग हो गई दीदी बच्ची? साइंड बाय द मेकर, पार्टीज भी सर्टेन होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉमिसरी नोट है ना, पेबल टू बेरर नहीं हो सकता, वो सिर्फ आरबीआई इशू कर सकता है। तुम्हारा रुपया निकालो पॉकेट में अगर है थोड़ा बहुत, वहां लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे टू द बेरर। देखो कुछ तो लाए होगे घर से, बस वाले को देते नहीं हो क्या? या उतर जाते हो? सॉरी अंकल, लाना भूल गए। देखो लिखा हुआ है, गांधी जी मेरे को भी बोल रहे हैं, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज। आइए शंकुदा, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹100। मिला क्या? ये है प्रॉमिसरी नोट, बट ये सिर्फ आरबीआई इशू कर सकता है। प्रॉमिसरी नोट्स पेबल टू बेरर। बेरर का मतलब पता है? जिसके हाथ में आ गया। अगर बुरा मत मानना, ये लिफ्ट में तुमको 100 रुपया गिरा हुआ मिले
तुम उठाए, बहुत देर वेट किए, किसी का है आएगा नहीं आया, तुम्हारा यही 100 रुपीज, जिसके हाथ में आ गया उसी का हो जाता है वो रुपया। हाँ, बट अगर सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया तुम उठाया है, हम लोग की बिल्डिंग में लगा हुआ है सर, पहले बताया नहीं, हम तो सीढ़ियों में कई बार कुछ किए। तो देखो ऐसे सिचुएशन में तुम पकड़े जाओगे फिर। अंडरस्टूड? आइए, कई लोग क्या करते हैं, लिफ्ट में, हमारे बिल्डिंग में जैसे अलाउड नहीं है, कई कई बिल्डिंग्स में अलाउड होता है, हमारे यहाँ लिफ्ट में स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है, तो एक तल्ला आके चढ़ते हैं, गार्ड ग्राउंड में रहता है ना, तो एक तल्ला आके चढ़ते, ओ सॉरी आइडिया दे दिया, और जब पकड़े जाते हैं तो वो बंद कर देता है 1.5 तल्ला में बच्चों को, फिर बच्चे से छटपटाते रहते हैं पिंजरा के अंदर। फिर हम छुड़वा देंगे, कुछ चिंता मत करो। तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलिड प्रॉमिसरी नोट? कॉपी है? ओहो, निकालो सर, आप बोले थे ना नहीं लिखवाएंगे। अच्छा ही तो हो रहा है कॉपी लेने लिखने से, पैरेलली रेडी हो जा रहा है। अब ये आज हम लिखवाएगा नहीं, होमवर्क का फॉर्मेट रेडी करवा दे रहा है। 5 लाइन में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड प्रॉमिसरी नोट घर में लिखना है तुमको। हाँ, 5 लाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। कॉपी तुम लोग का हो गया, मतलब रेडी उस दिन का? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट 5 लाइन में रेडी कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ, आपका चालू हुआ ये वाला? आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। अब तुम्हारे को पता है, इन दिनों मेरे से पढ़ने के बाद आपको स्टाइल आ गया ना, कौन सा लाइन अगर हम चाहते, जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल नोट करवाता कॉपी में, पूरा बड़ा बड़ा पेजेस हम नहीं नोट करवाएगा, जस्ट शुरू हुआ है। सुना था रास्ते में थोड़ा सा? ओ अच्छा, लेट से खत्म हुआ है क्या आज? ओ, मेरे को ये ध्यान नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट जस्ट शुरू है। प्रॉमिसरी नोट जो बचपन में पढ़े होंगे ना आप, वही वाला डिस्कशन चल रहा था। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, सुनो ये एग्जांपल इनकॉर्पोरेट करना, पूरा बड़ा बड़ा लाइंस मत कॉपी करना। आई होप यू नो आई हेट दैट कॉपिंग पूरा फॉर्मेट। मेन लाइन जिन पे मार्क्स है ना, जैसे ये एग्जांपल पे मार्क्स है, लाइन छोड़ दो, 7 लाइन ये घर में करोगे आप। तो एक चीज देखियो, इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। मेरी तरफ से एक प्रॉमिस है कि मैं आपको पेमेंट इतने तारीख को कर दूंगा। तुमने सुना है स्कूल में प्रॉमिसरी नोट? उसमें ना राइटिंग में होना चाहिए, फोन कॉल करवाने से नहीं होगा, साइन होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, और आप देखोगे अनकंडीशनल। आई प्रॉमिस टू पे यू 5 लाख इफ दिस हैपेंस, दैट इज कंडीशनल। बट एक एक्सेप्शन पड़े थे, अगर एक लाइन लिखा हो, जस्ट शुरू है, अगर एक लाइन लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिसरी नोट वर्ड सुना है लाइफ में कभी? प्रॉमिसरी नोट वर्ड सुना है स्कूल कॉलेज में? उसी का डेफिनेशन दे रहे थे, इसीलिए तुम आया नहीं था, वेट किए। आई प्रॉमिस टू पे 1000 10 days आफ्टर द डेथ ऑफ बी। प्रॉमिसरी नोट निकाल लो, एनआई एक्ट कहां दिया हुआ है, उसी बुक में होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले में शायद। ये वैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं मरना निश्चित है। तुम लोग बात समझो, मरना निश्चित है, सिर्फ टाइम अनसर्टेन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हम लोग आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड प्रॉमिसरी नोट अभी सीख गए। तो अगर कोई लेट आए, नथिंग टू वरी, मैंने ग्रुप में ना लिंक भी डाल दिया है यूट्यूब का, और 2 मिनट में समझा भी दिया था, कोई अगर लेट आए तो अभी तक मैं क्या कराऊंगा, ताकि बच्चे को टेंशन नहीं हो। कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। सच बताओ, ये छान है चैप्टर फाउंडेशन में भी? पक्का ना? हाँ, जेवियर्स वालों को तो मैंने पढ़ाया भी था अलग से फाउंडेशन बैच में, कि एग्जाम है तो मेरे से पढ़ लो ना। इधर देखो, एक फॉर्मेट दिखाता हूं आपको। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है क्या कहीं आपकी किताबों में? अरे है ना। ये थोड़ा समझने का चीज है, कई बच्चे समझ नहीं पाते इसको। लुक हियर, प्रॉमिसरी नोट इजी था, उसमें कोई लॉस नहीं हुआ अगर आप लेट आए हैं, पर सुन लेना शुरू का 8 मिनट। नाउ ऑब्जर्व इट, जस्ट ऑब्जर्व इट, आई विल बी बैक इन 1 मिनट। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं मार्क्ड पीडीएफ भी डाल दूंगा ग्रुप में बाद में। बिल ऑफ एक्सचेंज, इधर देखो, सब कुछ सुनो, मार्किंग छोड़ दो, पहले का भी सुनो, इसको भी मार्क मत करो, अभी सिर्फ सुनो। और एक कॉपी में नोट्स हम लोग पैरेलली जो मेंटेन करते हैं, वो भी मैंने बच्चों से खुलवा लिया है। दे आर राइटिंग सम पॉइंट्स इन द कॉपी ऑल्सो।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड प्रोमिसरी नोट के लिए मैंने 7 लाइन छुड़वा दिया मेरे पढ़ाने के अनुसार। आज ही करोगे तो पता रहेगा कौन सा एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करना है, और छोड़ दोगे तब तो फिर भूल जाओगे। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? सुनो, मैं सेलर हूं अमित, मैंने बायर को क्रेडिट में बेचा है। ओके सर, तो मैंने उसको बोला क्रेडिट पर दे दूंगा, वो बोलता ठीक है 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ तो चाहिए तुमसे लिख करके। सुनो, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, मैं सेलर हूं, मैं ड्रॉ करूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं तुम्हारे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा हूं, तुम एक्सेप्ट करो। ओके, तो हु इज द ड्रॉवर? सेलर इज द ड्रॉवर। हु इज द बायर? राहुल नहीं, मतलब द ड्रॉई इज द बायर जो एक्सेप्ट कर रहा है मेरे केस में। ओके, तो ड्रॉवर कौन होता है? एकदम जीवंत एग्जांपल लीजिए, सेलर वो ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड वो और एक पार्टी एक्सेप्ट करता है, जिसको ड्रॉई बोलते हैं। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? सेलर प्रॉमिसरी नोट लिखता है या बायर प्रॉमिसरी नोट लिखता है? आई प्रॉमिस टू पे, बुद्धि लगाना, बायर होगा। कई बच्चा रटता है आई मतलब बायर, आई मतलब बायर। अरे पगला, आई मतलब पगला बोल तुम। प्रॉमिसरी नोट कौन लिखेगा? जो पेमेंट करेगा। पर बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है? जिसको पेमेंट मिलने वाला है वो एक ऑर्डर देता है बायर को बिना शर्तों के। तो इंग्लिश, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर पे मार्क्स है। एमसीक्यू आ जाते हैं कई बार। बाकी कुछ नहीं है कि कुछ पैसा जो आपका और मेरा ड्यू है, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, इस आदमी को मिलेगा या बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को मिलेगा। बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके हाथ में आ गया उसको। तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं किए जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर ड्रॉ नहीं किए जाते हैं, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ड्रॉ कर सकता है। सुने हो ना ये चीज आज? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या फर्क था? एक तो फर्क बताओ सबको ही। प्रॉमिसरी नोट इज ऑल्सो रिटन इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ब्रॉडली 3 टाइप्स के हैं। हुंडी बोल के एक होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, जो वर्नाकुलर रीजनल कस्टमरी प्रैक्टिस डेवलप हो जाता है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। प्रॉमिसरी नोट में मेकर ऑफ द नोट इज ड्रॉइंग, और लाइबिलिटी भी मेन किसकी होती है? मेकर की। आई प्रॉमिस टू पे, तो लाइबिलिटी किसकी होगी? मेन मेकर की। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये भी अगर कोई एमसीक्यू रॉन्ग कर दे तो बच्चा गजब है। एमसीक्यू वर्ड लिख दिया उसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर। तो देखो इधर, मैं 2 मिनट वेट करूंगा। इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, मेन क्लास अभी तक शुरू नहीं हुआ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर पीपल। मार्किंग एनालाइज करो। अच्छा, अगर मैं किसी को बोलूं आई प्रॉमिस टू पे यू 5 लाख रुपीज एंड वॉट एवर इज ड्यू आई विल पे यू, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? नहीं है। क्यों सर? सर्टन नहीं हुआ ना अमाउंट। 5 लाख एंड वॉट एवर इज ड्यू आई विल पे, सर्टन नहीं हुआ ना। तो यहां बोलते हैं, और वो भी सुनो, सिर्फ पैसे का होना चाहिए। अगर मैं बोलूं आई प्रॉमिस टू पे यू 4 lakhs एंड 500 bags ऑफ राइस, प्रॉब्लम है इसमें भी। 500 bags ऑफ राइस में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ पैसों का प्रॉमिस होना चाहिए। मार्किंग लो, मार्किंग लो। और घर में शेडेड रीजन में सिर्फ ये शेडेड रीजन लिखोगे, सेंटेंसेस मत कॉपी करना बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। आज कर लोगे, 8 मिनट लगेगा सल्टाने में। अभी तक क्लास शुरू नहीं हुआ है सर, जाएं क्या? अभी तक से वो 11-12 का पढ़ाया जा रहा है, शर्म भी आ रहा है पढ़ाने में। अच्छा सुनो एक चीज, इसमें एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, तभी इसमें लाइबिलिटी क्रिएट होगा। हम ड्रॉ कर दिए पर तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करो, पर प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। बताओ क्यों? वो खुद ही लिख रहा है और कोई तुमको लिख के बोल रहा है आई प्रॉमिस टू पे यू, तुम पता क्या बोलता है? पहले मेरा एक्सेप्टेंस लो। अरे मूर्खानंदन, एक तो पेमेंट देने आ रहा है तेरे को, लिख रहा है और तुम बोलता मेरा एक्सेप्टेंस लो, तुम मेरे को कि मेरे को कबूल है या नहीं है। तो प्रॉमिसरी नोट डजंट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, बट यहां पे एक्सेप्टेंस पे स्टार लगाया आपने। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी है, और दोनों में एक कॉमन वर्ड आया था अनकंडीशनल। पर क्या फर्क है? वेरी गुड बैच, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है और एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? श्योर? सैटरडे को आवर क्लास इज एट 9-10 सुबह। पहले से बता दूं, 9:10 से लेकर 10:35 तक। कॉलेज में कुछ है नहीं ना लेट तक। एंड संडे 10:45 से लेकर 1 बजे तक, जैसे होता है। इस महीने के 26 तारीख को एक संडे आएगा,
तब मैं नहीं रहूंगा शहर में। ओके, तो उस दिन कोई नींद में आ मत जाना। 26 तारीख संडे है इस महीने को, उस दिन मत आना। पहले से बोल दो 2-3 बार, कई लोग आ ही जाते हैं। अब यहां डिफरेंस दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 डिफरेंस है। और सुनो, हम बातों बातों में चारों पढ़ा दिया तुमको। हम बोल रहा था ना, एक जगह अनकंडीशनल प्रॉमिस है, एक जगह अनकंडीशनल ऑर्डर है। अभी तक चैप्टर शुरू नहीं किया, हम नहीं किया अभी तक शुरू। जो मैंने 4 मार्क किए प्लीज कर लीजिए। सीए इंटर में अब ऐसे क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। सीएमए इंटर में बैड क्वेश्चंस आल्सो कम। सीएस एग्जीक्यूटिव में भी नहीं आएंगे। अंदर बहुत कुछ है, अंदर भी बहुत बड़ा गुफा है। गुफा के अंदर अब जाने वाले हो। हाँ, सब हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, जिनको जानते हो। नो क्लास टुमारो। चारों पॉइंट्स ले लिया आप लोगों ने। अनकंडीशनल प्रॉमिस, मेकर कौन होता है, ड्रॉवर कौन होता है, तो ये आपने सारे मेरे सभी समझे। ये 4 ही पढ़ोगे अभी, सिर्फ बाकी क्यों नहीं पढ़ा रहे? रुकिए, वो आने वाले पन्नों में उन कॉन्सेप्ट्स को उजागर करने के बाद देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, हटा दूं। चेक। चेक सब देखा होगा लाइफ में। जब अपने पापा के ऑफिस कभी गए होंगे या घर का कोई काम करने के लिए होशियारी दिखा रहे होंगे, हम चेक काटे। शुरू में बचपन में एक चेक लिख के खुश हुआ होगा। तो चेक इज अगेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन अ बैंकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चेक एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो बैंकर पर ड्रॉ किया गया। ये खासियत है, यानी इट इज ड्रॉन ऑन अ बैंक। आप ऑर्डर किसको दे रहे हैं? बैंक को, कि उसको पेमेंट कर दो। आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी वो आपके चेक का भुगतान करेगा। सिर्फ ऑर्डर देने से नहीं होगा। बच्चा से बोले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट कर दे, अग्रज को, क्या नाम था, आर्जव। हाँ, अनकॉमन नेम है एक्चुअली। ओके, सो अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ब्रैकेट करो, ड्रॉन ऑन अ बैंकर। एंड चेक हमेशा डिमांड पर पेबल होता है। जब हम बैंक में जमा देंगे, आज अगर वो डेट अचीव हो गया, मतलब ऑफ कोर्स पोस्ट डेटेड चेक नहीं होना चाहिए, तो चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक सेम है, पर इसमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है। 2-3 डिफरेंस सुने हो तुम लोग? ग्रेस पीरियड सुने हो अकाउंट्स क्लास में? 3 days ऑफ ग्रेस चेक में नहीं होता है। पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, डिसऑनर हो गया, बेइज्जती हो गया, पार्टी को क्या बोलते हैं, अभी बेइज्जती हुआ नहीं है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड है। बोला कैसे? चेक एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है। हम बहुत सम बनाया है और बना, क्योंकि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है पर ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम लोग एक बात बताओ, स्टैंपिंग वर्ड सुने थे थोड़ी देर पहले? रूपल तुम जाओ। स्टैंपिंग वर्ड सुने थे? स्टैंपिंग चेक पर नहीं लगता है। हम लगाए अपने पापा का फर्म का रबर स्टैंप। रबर स्टैंप नहीं, एक जो रेवेन्यू स्टैंप होता है ना, जो एडहेसिव स्टैंप बोलते हैं, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर लगता है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, पर उसमें स्टैंपिंग लगता है। हाँ, नहीं लगता है, पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो नॉर्मल होते हैं उस पर स्टैंप लगता है। इधर आओ, तुम लोग पेज मत मोड़ना, तुम लोग देखो, बच्चों देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में एक स्टैंप का डब्बा मिसिंग था, मैंने बना दिया था ऊपर नीचे कहीं पर। बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मली स्टैंप लगता है। ओके, अरे लेट कर दिया आज कोई बात नहीं, जस्ट शुरू है। ओके, यहां पर स्टैंप लगता है बिल ऑफ एक्सचेंज पर, बट कहां स्टैंप नहीं लगता है? चेक्स पर स्टैंप नहीं लगता है। कोई टेंशन नहीं है, यूट्यूब लिंक ग्रुप में भी दिया हुआ है, लेटर ऑन यू कैन रिवाइंड एंड हियर इट। सुन रहा था क्या? ओह गुड। और अभी तक ऐसे भी 11-12 वाला बेसिक्स हुआ है, नथिंग टू वरी। अब शुरू होगा, आएगा, 1-2 लोग और आएंगे, ऐसे मेरे को आहट आ रहा है कदम का। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ बैंकर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या फर्क है? अगर आप बोर्ड देखो ना, इधर देखो, कहीं आएगा, बट देयर आर डिफरेंसेस। अच्छा, ये कौन से चेक से? अंडरलाइन करो, ये आज नहीं है, रीडिंग कैटेगरी के, बाद में होते हैं रीडिंग कैटेगरी के। ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दीज आर ऑफ रीडिंग कैटेगरी।
दो शब्द दिख रहे होंगे आपको बोर्ड पर, ट्रंकेटेड चेक एंड एक और शब्द लिखा हुआ है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ट्रंकेटेड चेक एंड एक और शब्द आ रहा है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चलिए अब हम लोग नया चीज शुरू करेंगे। अभी तक जो लेट आए भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्लास 11-12 के बेसिक टॉपिक्स हम लोग रिवाइज किए। आप देख रहे थे रास्ते में, थोड़ा सा देखते हैं। आप पहली बार आए थे बीच में कभी? अच्छा ठीक, बैठिए, इधर आ जाइए क्योंकि इधर का टीवी खराब है। यू कैन कम फॉरवर्ड इफ एनीवन वांट। आज एग्जाम्पल नहीं है, डर का कोई बात नहीं है। कब आए थे फर्स्ट क्लास में? देखो देखो, ये बुक आपको पता है ना कितने मार्क्स का है? होने वाला है इस मंथ में। इफ यू आर गुड इन दिस पर्टिकुलर बुक विच वी आर डूइंग, अभी जो बुक चल रहा है, स्पेशली अगर आप सीए वाले लोग हैं तो मतलब आपका हो गया। अगर सीए में इस बुक से बहुत कुछ आता है। कम क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, कितने लोग एक वर्ड सुने हो क्रॉसिंग ऑफ चेक्स? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड क्रॉसिंग? क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना है? अच्छा नहीं सुना है क्रॉसिंग? अच्छा तुम सुना है, अभी दिखाता है। तुम ये वाला पक्का अपने घर में किया होगा, ये है क्या? है ना, हेल्प करते हो तब ऐसे, और उन लोग बड़े बूढ़े बोलते हैं ए अठे लिख, यहां लिखो, अकाउंट पे लिखो। ये सबसे पॉपुलर है इन आवर बिजनेस प्रैक्टिस। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक? हिंदी मीनिंग बताओ, क्रॉसिंग का मतलब क्या है? नहीं, पेमेंट ऑफ दैट चेक विल नॉट बी मेड एट द बैंक काउंटर। पेमेंट चेक का जो होगा वो बैंक के काउंटर पे, वरना नॉर्मली क्या होता है, मैं तो भी बहुत साल से बैंक गया नहीं हूं, 15 साल हो गया, स्टाफ ही जाते हैं। तो पहले क्या होता था, अभी भी ऐसा ही होता होगा ना, कि जब तुम कोई सेल्फ चेक का पैसा उठाने जाता है तो वहां एक टोकन नंबर आता है, तुम जल्दी से भाग के जाता हो, फिर पिंजरा से उन लोग पैसा देता है, तुम लेके आता है। अभी भी है कैसे वो नेट बना हुआ है? इट्स स्टिल लाइक दैट। नेशनलाइज बैंक्स में तो वैसे ही है। तो क्रॉसिंग में क्या होता है, पेमेंट काउंटर पे नहीं मिलता है। सपोज लक्षित पुगलिया, लक्षित हो गया, ठीक। लक्षित पुगलिया मेरे को एक चेक दिया है, पे अमित बछावत, ओके। तो ये पेमेंट मेरे को कैसे मिलेगा? हम क्या बैंक काउंटर पे चले जाएं? ये जो मेरे को चेक देगा, हम अपने काउंटर पे जाके पेमेंट ले लें? मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये मेरे को 1 लाख रुपया दिया है, मेरा 1 लाख रुपया मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा डायरेक्टली। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? क्रॉसिंग ऑफ चेक। अब क्रॉसिंग अलग अलग प्रकार के हैं, प्लीज हिंदी में सुनो। क्रॉसिंग होता कैसे बताओ? दो इस टाइप के लाइंस, देखो इधर देखो, ये चेक का फेस है सपोज, ये सपोज एक चेक रेक्टेंगल बॉक्स, या तो इधर या इधर बीच में भी कर देते हैं कई लोग, ऐसे साइन के पास आसपास। ये लाइंस आप अगर ज्योमेट्री में क्या बोलते हो ऐसे लाइंस को? पैरेलल तो बोलते हो, पर एक वर्ड और है, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक। खोजो लाइंस का है, इधर आओ, इधर बच्चों, पेन वेन निकाल लो। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन। टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस फेस पर ड्रॉ किए जाते हैं। टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस फेस पर ड्रॉ किए जाते हैं। पेमेंट सिर्फ बैंक के थ्रू कलेक्ट होता है। लाइन ग्रीन इंक दिख रहा है आपको, अच्छे से नोट करो। अभी तक कुछ टफ नहीं शुरू हुआ है, मैं वेट कर रहा हूं, एक बच्चा और आएगा, है वो कहीं ना कहीं। टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस। और तुम लोग ग्रुप पे थोड़ा नजर रखा करो, उस ग्रुप पे देखते हो क्या कभी? ये उसी को बंद किए होगे, इनका आएगा कुछ। हम कई बार रिमाइंडर देता है, डू दिस डू दैट, इट्स फॉर योर बेनिफिट। क्या भूल जाते हैं आप, इतना कुछ पढ़ते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो बाई चांस फिर याद आता है, मेरा मैसेज देख के खोल लेना चाहिए किताब को उस चीज को लेकर। टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक। डिड यू गेट इट? बोलो हाँ या ना। पेमेंट इज मेड ओनली थ्रू द बैंक। अब थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेशन चालू होने वाला है धीरे धीरे। पहला नाम, हम चुप है 2 मिनट। एक चौथा नाम बैठाओ तो, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। पहले 3 नाम बैठाए हुए हैं वहां पर डब्बे में, चौथा शायद मिसिंग है।
नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अब एग्जाम ओरिएंटेशन शुरू हो रहा है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, चेक कर लीजिए। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, और ऐसे एक बना लो और इसमें भी लिखो नॉट नेगोशिएबल। ऐसे एक बना लो और लिख लो नॉट नेगोशिएबल। कोशिश करके प्लीज सैटरडे भी लाइव करना या लाइव ऑनलाइन करना, इसको अब पेंडिंग मत छोड़ना। नॉट नेगोशिएबल, डिड यू राइट इट एवरीवन? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये 4 प्रकार के क्रॉसिंग है। ये एक सिंपल क्रॉसिंग है, इसका मतलब कोई बता दो। पेमेंट इज मेड ओनली इन दैट बैंक अकाउंट, ओनली थ्रू द बैंक। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेशल क्रॉसिंग? दिख रहा होगा वैसे। द नेम ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर इज रिटन, कि किस बैंक में ही पैसा ये क्रेडिट होगा। यानी अगर अमित बच्छावत को, ये मेरे को अमित बच्छावत का एक चेक दिया है और क्रॉसिंग में पता है क्या लिख के दिया है? आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जमा देंगे ना तो वहां क्रेडिट नहीं होगा। ये वाला क्रॉसिंग, अब मेरे आईसीआईसीआई में भी अकाउंट है तो ये आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही कलेक्ट हो पाएगा। ये सब चलता नहीं है मार्केट में। हाँ तो फिर मैं बोलूंगा नया चेक काट के दें, मेरा उसमें नहीं है। कौन सा जमाने का एक्ट आप देखे ही होंगे। तो कुछ चीजें आज भी रूढ़िवादी, संकुचित विचारधारा, मोहनजोदारो, हड़प्पा बने हुए। ओके, हिंदी के शब्द थे, सुने होंगे आपने कभी। ऑब्सोलीट, नॉन वैल्यू एडिंग, रिडंडेंट। सो ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको। व्हाट इज स्पेशल क्रॉसिंग? एक लाइन का आंसर लिखेगा। द नेम ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर, द नेम ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर इज रिटन, द नेम ऑफ the collecting banker is written, the name of the collecting banker is written within the parallel lines. इसको बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, कुछ गजब होने वाला है। तुम लोग ये फॉर्मेट बना लिया था नॉट नेगोशिएबल वाला? पक्का कॉपी है? जो हम लोग कॉपी नोट्स मेंटेन कर रहे थे, मैं देखा होगा, ये तो थोड़ा सा वीडियो देखा है, पता नहीं इसे। हम लोग कॉपी मेंटेन किया। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट का जगह छोड़ा था, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, अब टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग बोल के कॉपी में हेडिंग दो। उसमें भी सारा नहीं लिखना है, से अब जो बोल चारों नाम लिख देना। 4 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पहले नाम लिख देना, नेम्स। जगह छोड़ दो, आज कर लेना घर जाके। पता, छोटा छोटा कोशिश से आदमी एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। छोटा छोटा कोशिश। और इसका आज तुम करके लगे ऐसा क्या तीर मार लिया। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे वर्क करते करते आफ्टर 5.5 months 6 months यू आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। 4 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग लिखा, जिसमें से तुमको 3rd and 4th डिटेल में करना है। 1 and 2 तो बेकार है। 3 and 4 का लाइंस भी लिखना है। 3 क्या है? रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग बोलते हैं अकाउंट पे क्रॉसिंग को। 3rd वाला रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कॉपी पे लिख रहे होगे। इसका मतलब क्या पता है आपको? ये सबको सबसे ज्यादा कौन सा चलता है मार्केट में? रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब क्या है? एनीवन इन द बैच? ये चेक अगर मेरे को कोई दे दिया, अमित बच्छावत लिखा हुआ, पे अमित बच्छावत, पता आपको इंडोर्समेंट सुने हो लाइफ में नाम? इंडोर्समेंट। ए बिल बी को दिया, बी बिल सी को देगा, सी किसको देगा? डी को, डी किसको देगा? ऐसा ट्रांसफर हो रहा है बार बार। पर चेक्स का भी होता है। क्या बोल रहे हैं सर आप? यस, पीछे लिखने का एक स्टाइल होता है, बैंक मैनेजर समझा देगा आपको। बट अगर चेक पर अकाउंट पे लिखा जाए, ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी। दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एल्स। अगर चेक पर restrictive crossing लिख दिया जाए, this check cannot be transferred to anyone else. It restricts, याद रखना, this check cannot be transferred to anyone. लिख लो कॉपी में, मैं वेट करूंगा।
इट रेस्ट्रिक्ट्स नाम क्यों पड़ गया? अब इसका हिंदी में और एक हिंदी लाइन, हिंदी उर्दू पंजाबी लाइन भी लिख लो, ये चेक अब किसी और को इंडोर्स नहीं हो पाएगा, ये भी लिख लो मतलब क्या है। वरना नॉर्मली इंडोर्समेंट्स होते हैं चेक्स के भी, बट ये वाले का इंडोर्समेंट नहीं होगा। मैं वेट करूंगा, कॉपी मेंटेन कर लो, बाद में इससे आपको एक समरी मिल जाता है सिलेबस कैसे हैंडल करना है। दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स। डिड यू राइट इट एवरीवन? पक्का? श्योर एवरीवन? कैन नॉट को जरूर अंडरलाइन कर लेना, वरना जो लोग रात को पढ़ रहे हैं उनको कुछ अलग दिखाई देगा। कैन दिखाई देगा। दिस चेक कैन बी ट्रांसफर्ड, पर आंसर क्या है? दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। गुड। अब सुनो, तुम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो? हाँ, अरे सोच रहे हैं, अरे हाँ बोल तो नहीं है तो भी। तो वहां एक वर्ड सुना होगा तुम लोग, नेगोशिएबल। तुम लोग ज्यादा सोच लिया होगा, अच्छा बार्गेनिंग कर लेंगे, आई विल नेगोशिएट। नॉर्मल लिटरल डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है पता? नेगोशिएबल का ट्रांसफरेबिलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड नेगोशिएबल। डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी। इधर आओ बोर्ड पर। पहले तो तुम देखो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब लिख लिया था, दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एल्स। इधर बोर्ड देखो, मिला? अब एक नया वर्ड आएगा आपके लाइफ में, तुमने रेडी किया ना इसको भी। व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल? डिक्शनरी बोल रहा हूं, लिटरल मीनिंग बोल रहा हूं। ए बोर्ड देखो, बोर्ड देखो, बोर्ड देखो। नेगोशिएबल का मतलब क्या है? दिस चेक इज, तुमको लग रहा होगा सुन के, दिस चेक इज नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि तुम नेगोशिएबल का इंग्लिश मीनिंग स्कूल में सीखा होगा, बोर्ड में आ गया होगा याद करके 97 इंग्लिश लिटरेचर में। लैंग्वेज में नहीं आया होगा, वहां पे थोड़ा राइटिंग स्किल्स चाहिए। तो नेगोशिएबल में क्या होता है? दिस चेक इज नॉट ट्रांसफरेबल। ये सोचा होगा तुम। कहानी में ट्विस्ट आ गया। कैसा ट्विस्ट सर? लग रहा है तुमको इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, पर यहां नॉट ट्रांसफरेबल तो किसका आंसर है? नॉट ट्रांसफरेबल तो किसका आंसर है? अकाउंट पे क्रॉसिंग का आंसर है। अकाउंट पे क्रॉसिंग जब लिखा रहता है आपके चेक के फेस पर पैरेलल लाइंस के बीच में, दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल का आंसर। ओके, ये तो बात सही है। तो नॉट नेगोशिएबल का आंसर तो ये नहीं होगा। 99% इंडियन पॉपुलेशन, 99 ज्यादा बोल दिया, 30% लोग एमसीक्यू में भी रॉन्ग करके आते हैं। नॉट नेगोशिएबल, दिस चेक इज नॉट ट्रांसफरेबल, एमसीक्यू में टिक कर देते हैं, जबकि आंसर क्या होगा? वो तो अकाउंट पे क्रॉसिंग का आंसर है। नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग समझाता आपको एक लाइन में। पहले नेगोशिएबल का मीनिंग क्या बताओ? ट्रांसफरेबिलिटी, भूल जाओ ये है। अब मतलब सुनो, हम लोग आज पढ़ रहे हैं एनआई एक्ट। एनआई एक्ट में एनालाइज, वी आर बैक आफ्टर अ टेक्निकल स्नैग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होता है। तो सबको वो लगता क्या था? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग सर, चेक अब आगे किसी को इंडोर्स नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस चेक टू समवन। वो तो रॉन्ग आंसर है। वो तो किसका आंसर है? कॉपी में भी लिख लिया था रेस्ट्रिक्टिव अकाउंट पे, अब नॉट नेगोशिएबल का भी लिखवाऊंगा। मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहा था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने बचपन में। कौन सा कॉन्सेप्ट पता है? जो खुद ओनर नहीं है, जिसकी टाइटल खुद की अच्छी नहीं है, वो दूसरे को क्या दे सकता है ऐसे टाइटल? याद आ रहा है ऐसा कुछ लाइफ में सर? तो अब नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग जब कोई चेक पर लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? सुनना है? आंसर लिखो। द टाइटल ऑफ ट्रांसफरी, मतलब जिसको चेक मिला है, ऑफ द चेक कैन नॉट बी बेटर। ओके, गजब है ये तो। देन द ट्रांसफरर ऑफ द चेक। इसका मतलब जानता है क्या है तुम लोग? इसका मतलब क्या है? आइडिया मिला? इसका मतलब है कल को जो मेरे को चेक ट्रांसफर किया है उसका टाइटल डिफेक्टिव निकला तो हम भी फंस जाएंगे। बट सुनो मजेदार बात, ये इंडोर्स हो सकता है आगे। तो लोग है ना इसको लेने में डरते हैं। पूछो क्यों? हमको जिससे इंडोर्स होके आ रहा है उसको जब मिला था तो नॉट नेगोशिएबल मिला था, मतलब कि उसको अगर जिससे मिला है
उसका टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो हमारा भी टाइटल क्या हो जाएगा? डज इट मीन दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स? वो तो किसका आंसर है? रेस्ट्रिक्टिव अकाउंट पे क्रॉसिंग का आंसर है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है? द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक इज नॉट नेगोशिएबल। सर तो मतलब नेगोशिएबल का इस एक्ट में मतलब क्या जानता है? इस एक्ट में नेगोशिएबल वर्ड का मतलब हिंट्स मिला? द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक इज बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर ऑफ द चेक। नॉट लगा देना है बस वहां पर। सर हम समझा नहीं, अभी समझाएगा, अभी समझाएगा। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल, किस पर लूं एग्जांपल? ये पिताजी बनेगा, दाढ़ी, आओ आओ जल्दी आओ, स्टेज पर आओ, आओ। अच्छा एग्जांपल है, सिंपल है। और इसका बेटा कौन बन सकता है? मिल गया बेटा भी। तुम इधर आओ बेटा, आइए। अरे हाइट देखकर, तार, इस तार बचा, हाँ हाँ कोई बात, बच गया तार देखकर। आइए इधर, आइए इधर आओ, इधर आओ। अरे जो एग्जांपल में आता पास हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड। ओके, ये पिताजी हैं और ये बेटा है। ये कुछ गिफ्ट मांग रहा है अपने पिताजी से। लेट अस सी। पिताजी आईफोन दिलाइए ना। उनसे मांगो, हम पिताजी थोड़ी। पिताजी आईफोन दिलाइए ना। नहीं मिलेगा, चल निकल। अब दोनों निकल गए, ठीक है? नहीं, पिताजी निकल गए ऑफिस के लिए। अब ये है बेटा, कपटी बेटा, और मैं इस कपटी बेटा का दोस्त हूं। क्या हुआ, उदास क्यों है? पिताजी आईफोन नहीं दिला रहे। ओ सुन ना, मेरा एक जान पहचान का दुकान है, तू ले आया आईफोन। पेमेंट कैसे दूंगा? सुन, चेकबुक किसी ड्रॉर में रहता है ना, साइंड है ना पिताजी का चेक? हाँ। पिताजी का चेक साइंड है, इसी ड्रॉर में चेकबुक है। निकाल, एक चेक फाड़ लिया चेक भी। चल 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 चल, पेमेंट करवा देता हूं शॉपकीपर को। पेमेंट करवा दिया शॉपकीपर को। ओके बैठो। इस पूरे ड्रामा में सबसे ज्यादा मतलब खुशी कौन है? जिसको आईफोन आ रहा है। ओके ओके, अब पिताजी क्या करेंगे आप समझ ही पा रहे हैं। तो पिताजी वापस आए और अब हम लोग सीन 2 देख रहे हैं। सीन 2 में पिताजी हैं, आइए 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 पिताजी आइए। और सीन 2 में ये है शॉपकीपर। इधर से जाओ दोनों, बेटर होगा। पिताजी क्या बोलेंगे? आप लॉजिक बताइए। व्हाट वुड पिताजी से टू शॉपकीपर? क्या बोलेंगे? लेट अस हियर। उस चेक पे तुम्हारा टाइटल नहीं है। हम तो उसको दिए ही नहीं थे, वो यूज किया है ऐसे ही। पर हम तो गुड फेथ में लिए है, हमको क्या पता कि वो टाइटल। इसके मन में जीएफ है, गुड फेथ। ही वॉज नॉट हैविंग नॉलेज। डिड ही हैव द नॉलेज कि बेटा कैसे चेक लाया है? मेरे एग्जाम्पल में नहीं है। अब तुम फालतू क्वेश्चन अभी कोई ना कोई ऑनलाइन वाला पूछेगा। अगर होता तो, अगर नॉलेज होता तो आंसर चेंज कर देता। ठीक है, चुपचाप बैठ। इधर देखो, इसको नॉलेज है क्या? इसके मन में क्या है? जीएफ बोलो तब जल्दी याद होता। इसके मन एर हृदयते के आछे? गुड फेथ। ভালো শর্টকাট বলো। एर হৃদয়তে কি আছে? जीएफ। जीएफ, कितना अच्छे से जीएफ, गुड फेट। ए छेरे, ये लड़का जानता नहीं है कि कैसे कैसे उसका बेटा लाया है चेक और दिया है। वेट, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेगोशिएबल। मतलब इस ड्रामा को नेगोशिएबल बोलते हैं। मतलब द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी, हु इज द ट्रांसफरी? द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी इज बेटर देन दैट ऑफ दैट बेटा ट्रांसफरर। पिताजी बोले आके, हम तो एक्चुअली में सुन के एक बार यही लगेगा, हाँ पिताजी तो बोल ही सकते हैं। बोले नो, द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी इज बेटर। ओके बैठो। तो ये नॉर्मल सिनारियो होता है। नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है कि इस केस में द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी इज बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। बट कहानी में ट्विस्ट। एक जगह ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आता है। ट्विस्ट। उसका फ्रेंड था ना, हमी वो कपटी फ्रेंड था, बेचारे भोले वाले लड़के को गुमराह कर रहा था। पूछा, चेकबुक है? वो बोला, लड़का बोला, सुनते हैं क्या बोला? साइन नहीं है, पर चेकबुक साइन नहीं है। वो बोला साइन नहीं है, कोई बात नहीं, रिपोर्ट कार्ड में तो किया ही है पिताजी का हस्ताक्षर कई बार, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में। तो चल फॉर्जरी कर, दिखा दिखा। हाँ मैं कर देता हूं अंकल का साइन कॉपी। साइन फॉर्ज करके, कॉपी करके हम किसको दे आया? शॉपकीपर को। इस बार
कौन जीतेगा? अंकल जी जीतेंगे, शॉपकीपर हारेगा। नहीं सर, शॉपकीपर के मन में तो जीएफ है, मान लिए जीएफ है, पर फॉर्जरी जब वर्ड यूज होता है ना, हम लोग फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे हैं, फॉर्जरी FORGERY पेपर में आते ही समझ जाना, इट इज वॉइड एब इनिशियो, चाहे तुम्हारी जीएफ और तुम दोनों झूम रहे हो, मतलब मन में तुम्हारे जीएफ थी, मन में रखना, बिकॉज फॉर्जरी के केस में कोई वैलिडेशन नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? तो हम ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको अभी भी समझ में नहीं आया। हम आपको है ना पहले तो एक एग्जाम के एंगल से तो रटवा दिया डेफिनेशन। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग मीन्स, लिख लिया था क्या कॉपी में? नॉट लेआउट, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग मीन्स द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक कैन नॉट बी बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर ऑफ द चेक। हम लोग रट लिए थे। हम एक्चुअली नेगोशिएबल मीनिंग का डेफिनेशन समझाने का कोशिश कर रहा था, अभी भी पूरा नहीं हुआ मेरा कोशिश। आज के बाद ये तो याद रखना, इन एनआई एक्ट व्हेन आई से द वर्ड नेगोशिएबल, डिक्शनरी मीनिंग इज ट्रांसफरेबिलिटी, but the technical meaning is the title of the transferee is better than that of the transferer, but because not negotiable लगा है तो not word insert कर दो negotiable के अंदर। जैसे हम बोले he is a good boy, इसका opposite बताओ। He is not a good boy. He is a bad. हाँ, he is not a good boy, not लगाना था बस। तो negotiable का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली the title of the transferee of the negotiable instrument is better than that of the transferer, not लगा पाओगे? थैंक गॉड, दूसरे बैच में तो गजब लड़का आंसर देके गया था एक बार, एक जमाने में। हम बोला ही इज अ गुड बॉय का ऑपोजिट बताओ, शी इज अ बैड गर्ल। ही का शी कर दिया, गुड का बैड कर दिया, और उसका लिंग परिवर्तन कर दिया। तो उतना दरकार नहीं था। तो डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? नो, आई विल शो यू अ बेटर एग्जाम्पल। तो पहले तो ये बात बताओ, ये समझ में आ गया? ये ना हॉलीडे होमवर्क लिखो, कॉपी में मत लिखना, मेरा कॉपी गंदा हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, फुल पेज करो एक बार। क्रॉसिंग चेक्स पे होता है, बिल पर नहीं होता है। चेक पे स्टैंपिंग नहीं लगता है, बिल पे स्टैंपिंग लगता है। मैं ई और एफ पढ़ रहा था, चेक का है ना स्टॉप पेमेंट हो सकता है, किसी को पेमेंट करने के बाद भी मैनेजर को खबर दे सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं। मार्किंग लीजिए, ए से एल, राइट, लिखना शुरू करो। स्टेल चेक का कॉन्सेप्ट, 3 महीना के बाद चेक स्टेल हो जाता है, बीकॉम में पढ़े हो? आज छोटा क्लास ले रहा हूं, सैटरडे 9:10 से चालू करूंगा। तुम लोग 9 बजे आ जाना, डीकेजी 8:55 पे आएंगे। याद रखना शनिवार ना, सोए मत रहना। स्टॉप पेमेंट लिखा, नो सच कॉन्सेप्ट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विच कॉन्सेप्ट? स्टेल चेक कितने लोग सुने थे बीकॉम में? अगर मेरा पता है एक बार क्या हुआ था, 30-35 हजार रुपया स्टूडेंट लोग का चेक चला गया था। 2011 का बात है, दिया होगा स्टूडेंट लोग चेक, ऑफिस के ड्रॉर में रह गया था। मेरा पहले सेंटर और एक जगह था, सामने फुट पे पुराना बिल्डिंग है मेरा, वहां पर था। हम लोग सेंटर के लिए अपना सब ड्रॉर वॉर सारा फाइल वाइल शिफ्ट कर रहे थे, तो फाइल से चेक्स निकला। 2014 में निकला है कि 3 स्टूडेंट लोग का फीस दिया हुआ था 2011 में, जो हम लोग बैंक में कभी जमा ही नहीं किए। अब कौन जा जाके कॉल करता, वो सिलीगुड़ी के स्टूडेंट्स थे कि आओ मेरे को पैसा दो, तुम्हारा बाकी है। हाँ, मतलब या तो कोर्स छोड़ देते हैं लोग फेल होके, या पास हो जाते हैं। उनको भी जानबूझ के नहीं किया, उन लोग भी अपना चेक दे के भूल गए, और फिर क्लियर नहीं हुआ, वो तो हो गया। और कुछ तो पे ऑर्डर्स थे जो बैंक से बन के आते हैं, ड्राफ्ट, सब चले गए। तो डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज कोई पे भी ड्रॉ हो सकता है, पर चेक हमेशा एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बैंकर पे ड्रॉ होता है। बिल मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर द ड्रॉई कैन बी कॉल्ड, चेक रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस। ओ, ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट किसमें होता है? कई लोग इसको याद करने में टाइम वेस्ट करते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज घटिया बोरिंग डैश क्वेश्चंस। सीए में कभी नहीं आएगा, सीएस में कभी नहीं आएगा। जमाना हम लोग किस सदी में जी रहे हैं? हाँ, पुराने में सीए में भी, सीएमए में भी, सब में आया हुआ था 8-8 बार ये सब क्वेश्चंस। अब नहीं आता, इतना अमेंडमेंट्स होके नया नया चीज आ गया ना इस दुनिया में। अच्छा, अब हम आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। होल्डर। आइए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होल्डर? एक शब्द है जिसको अभी हम लोग डिनोट कर रहे हैं होल्डर के नाम से। होल्डर शब्द से हम क्या समझते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। बहुत इजी है,
कॉपी निकालो, इसके लिए कॉपी चाहिए। होल्डर शब्द के लिए कॉपी चाहिएगा मुझे। तो कॉपी में सारे फाइन पॉइंट्स होते हैं ताकि जो भूले नहीं। और एक स्टूडेंट का मैंने पीडीएफ भी डाला था क्या ग्रुप में, डालूंगा, जो वो एक बच्ची अच्छा बनाती है ना नोट्स, दोयल चक्रवर्ती, शायद बहुत अच्छा नोट्स है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड होल्डर? इधर सुनो, मेरे दादाजी ने मेरे को एक चेक दिया बर्थडे पर 11,000 रुपया प्रणाम करने से। तो किसके नाम में है चेक? मेरे नाम पर है, मेरे हाथ में दे दिया। किसके पोजेशन में है चेक? पोजेशन भी मेरा है। एंड डू आई हैव द राइट टू रिकवर दैट अमाउंट ऑफ द चेक? एक मिनट, होल्डर के लिए कौन से 3 एलिमेंट्स चाहिए? द पर्सन इज पोजेसिंग द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम एंड ही हैज अ राइट टू रिकवर। ठीक है, अब सुनो, मेरे को किसी का चेक गिरा हुआ मिल गया, सेल्फ चेक। आइला, मजा आ गया सर, कितना का था? 40 लाख। सेल्फ चेक उठा लिए, किसके पोजेशन में है? मेरे पोजेशन में है। बट कैन आई रिकवर? तो हम होल्डर नहीं है। सर आप होल्डर है, यू आर होल्डिंग द चेक सर। मेरे में क्या खोट है? आई डोंट हैव द राइट टू रिकवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो लिखो 3 पॉइंट्स टू बी सैटिस्फाइड। होल्डर में लिखो प्लीज। तो भी गिरा हुआ चेक में तो राइट टू रिकवर नहीं है ना। हाँ, हम समझ गया, पर होल्डर नहीं है। अब हम उठा लेगा बैंक से, वो अलग बात है, हमको टेक्निकली होल्डर नहीं बोला जा सकता। लिखो 3 पॉइंट्स मस्ट बी सैटिस्फाइड। 3 पॉइंट्स मस्ट बी सैटिस्फाइड टू बिकम अ होल्डर। अंडरलाइन करना होल्डर वर्ड को। 3 पॉइंट्स टू बी सैटिस्फाइड to become a holder. 3 points to be satisfied to become a holder. Number 1, that person's own name is written in the instrument. Easy language likho. That person's own name is written in the instrument. That person's own name is written in the instrument. मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, that person's own name must be written in the instrument. Number 2 लिखिए, he is possessing the instrument. He is possessing the instrument. POSSE, कुछ ऐसे ही होगा ना, SSING. He is in possession of the instrument. Number 3, he has the right to recover. He has the right to recover. He has the right to recover. ये हम क्यों लिखवा दिया? केस स्टडी आते हैं, सी एंटर, CM एंटर, अब एग्जाम वाले हैं ये इंसान होल्डर है या नहीं होल्डर है, और तुम पता ऐसे खुजलाता है, पता नहीं होल्डर ही लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यस नो पे आ जाता है तुम्हारा बुद्धि। तुमको अगर 3 में 2 चाहिए ना, 3 में 3 चाहते हैं आप, पर अगर 2 चाहिए कम से कम, अब से ये लिख देना है, अकॉर्डिंग टू NI एक्ट अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। फिर क्या डबल गेम खेलोगे पता है? इन लाइट ऑफ द अबव द गिवन केस स्टडी कैन बी सॉल्व्ड। यस नो लिख के मत आना, उसे 2.5 तक मिल जाएगा। क्या हो, वेरी क्लेवर, पर 0 से तो अच्छा ही है रे। तो तुमको समझ में नहीं आए ना अगर डायरेक्टली होल्डर या होल्डर ड्यू कोर्स है या नहीं है, विचित्र केस दे देगा। तुम बोलो भाई हमको डेफिनेशन रटा हुआ है दैट अब इंसान को होल्डर कब बोलते हैं? जब 3 चीजें हमारी सेटिस्फाई हो जाए। नंबर 1, वो शख्स के नाम में हो इंस्ट्रूमेंट, एंड गंदे मैसेज आते हैं ऑनलाइन वाले के, तीनों में से एक तो चलेगा क्या? जब हम बोल रहे हैं और एंड, तब जित काय को करता है? ही इज पोजेसिंग द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, हो गया एक पहला पॉइंट। और थर्ड पॉइंट बताओ, he has the right to recover the instrument. Okay, से right to recover क्यों बोल रहे हैं? एक बार पता है गजब क्वेश्चन आया CA इंटर में कि इंसान को एक चेक मिला, कोई NI इंस्ट्रूमेंट मिला, उसी के नाम में मिला, उसके हाथों में दिया गया, पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि अब ये रिकवर नहीं कर सकता है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया?
समझ में आ रहा है? तुमसे पहला तो देख के खुश हो जाएगा, ही इज पोजेसिंग। ज्यादातर लोग जो अनपढ़ टाइप के होते हैं उन्होंने एक ही जानते हैं, होल्डर, ही इज होल्डिंग। अरे ही इज व्हाट, ही इज पोजेसिंग इन हिज ओन नेम। गिरा हुआ चेक जब हमको कोई का मिला, तुम तो होल्ड कर लिए चेक। सर हम बोले क्या है तुम? सर मैं होल्डर। नो, तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम है? यू डोंट हैव द राइट टू रिकवर। हाँ, यू मे बी एबल टू रिकवर, जब तक नहीं पता चले उठा लोगे पैसा अलग बात है, बट डिड यू हैव द राइट टू रिकवर? मेरी बात समझ रहे हो तुम? तो ये आदत डाल लो, अगर तुम केस स्टडी के प्रकोप से बचना है। सर आता था फिर भी मार्क्स कम आया, क्योंकि तुम शुरुआत कैसे करता है पता है? दिस इज नॉट अलाउड, what you have written is not allowed. You have to first write according to NI Act. These are the parameters to be called as a holder. All the 3 conditions. And फिर तुम्हारा जो भी आंसर हो चलेगा। रुकिए, कॉपी में लिखो एक वर्ड, होल्डर इन ड्यू कोर्स। कॉपी में एक वर्ड लिखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 9 बोलते हैं इसको, उतना पॉपुलर, नंबर पॉपुलर नहीं है, कॉन्सेप्ट पॉपुलर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स लिखा आप लोगों ने, शब्द लिखा होल्डर इन ड्यू कोर्स। एवरीवन कोशिश करना शनिवार आने का थोड़ा सा जल्दी उठकर, ओके? एंड आई ऑलवेज लाइक मॉर्निंग बैचेस, मतलब मेरे को मॉर्निंग अच्छा लगता है, इवनिंग अच्छा नहीं लगता यूजुअली। हाँ, मतलब आदमी फ्रेश रहता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? बात बैकग्राउंड समझो। मेरा एग्जाम्पल में मेरे को चेक मिला था, किससे मिला था? दादाजी से। फिर भी हम होल्डर तो था ही, हाँ होल्डर तो था ही हम। पर होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? वो होल्डर जिसको कोई कंसीडरेशन में मिला हो। मतलब हम कोई को माल बेचा और वो मेरे को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया है, ओके, कंसीडरेशन इन्वॉल्व है ना। दादाजी वाले में क्या इन्वॉल्व था? आशीर्वाद बेटा। तो पहला पॉइंट लिखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स। पहले लिखो मत पहले समझो, हम लिखवाएगा। यानी होल्डर बना है वो, पर कंसीडरेशन नंबर 1 दिख रहा है किताबों में। फॉर वैल्यू का मतलब क्या है? कंसीडरेशन। पहले किताब में लिख लो फॉर कंसीडरेशन वर्ड, अपने किताब में लिख लो शब्द फॉर कंसीडरेशन। फॉर कंसीडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट उसको मिला हो बिफोर मैच्योरिटी, यानी ड्यू डेट के पहले हाथ में आ गया हो, ओके। बाकी डेट, साइनिंग वाइनिंग सब कंप्लीट है। एंड मजेदार बात, उसके पास जब वो इंस्ट्रूमेंट आया है ना, आपको पता है कई बार किसी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट कैसे आता है? बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करें, इंडोर्स होते 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 होते, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओरिजिनली बिल बना था 2 लोगों के बीच में, पर इंडोर्स होते 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 मेरे हाथ में आया है। मेरे हाथ में भी क्यों आया? हम किसी को माल बेचा, वो मेरे को इंडोर्स कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। कंसीडरेशन था, मैच्योरिटी के पहले था, बाकी चीजें कंप्लीट थी। ही मस्ट हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। मतलब जिसके हाथ में आया है ना, उसको नहीं पता था कि पहले और लोग जो थे ना, उनके बीच में आपस में कौन किससे फ्रॉड करके बिल लिया है, उसको नहीं पता था। अब तुम गंदा आंसर पूछने वाला ऑनलाइन बैठे बैठे, अगर पता होता तो वो HIDC नहीं होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं सारे पॉइंट सैटिस्फाई होने चाहिए तब वो माने जाते हैं HIDC। सर एक बात बताओ, एक लाइन आता है तुमको फाउंडेशन का, आज भी याद है, बताओ कौन सा लाइन? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, है ना? ऐसा लगता है कि सैनिक मर रहा है और बोलता है क्या हुआ? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर, एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर। अरे आवाज नहीं गया, ऑनलाइन वाले लोग जाके मैसेज कर देगा। एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, बट एवरी होल्डर इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। कहने का मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाने के लिए ये चारों पॉइंट्स सैटिस्फाई होने चाहिए, ऑल द कंडीशंस। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? कि सुनो, क्योंकि कोई ना कोई पूछने वाला था, सर अगर जिसको बिल मिल रहा है उसको अगर पता होता उस बारे में, तो तब तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता ही नहीं। हम और समझाता है, पहले काम करो। होल्डर इन ड्यू कोर्स कॉपी में लिखा, वहां एक लाइन लिखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर हु सैटिस्फाइज
ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस. कॉपी लिखो. होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर. 8 मिनट और पढ़ाऊंगा बस. होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर which satisfies all the following conditions. Holder in due course is a holder who satisfies, who satisfies all the following conditions. Number 1, अरे लिख ले यार, बाद में चाय पी लेना घर पे. नमन, चाय अभी नहीं. नंबर 1 लिखो. कई लोग आपको पता कैसे चलता हम चाय पी रहे हैं? ओके कई लोग कुछ और पी रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं. आप लोग लिखिए अभी. नंबर 1, ही हैज ऑब्टेन्ड NI फॉर कंसीडरेशन. NI मतलब समझ में बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं? थैंक गॉड, अभी क्वेरी आ जाएगा ऑनलाइन से. व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ही हैज ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसीडरेशन. कंसीडरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ही हैज ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर consideration. Number 2, he has obtained dot लगा लो ना, सेम है. Before the maturity उसके पास आया हो. इंक चेंज वेंज कर रहे हो अपना बुद्धि लगा के. डोएल होमवर्क करके भेजना बाद में, अच्छा ना हैंड राइटिंग में. बिफोर द मैच्योरिटी, शाम को देखेगी कॉलेज में है अभी. बिफोर द मैच्योरिटी. थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखो. हम 4 को 3 ही करवा दे रहे हैं जो मेरा मेन काम का चीज है. ही हैज ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट डॉट लगा लो सेम लाइंस के लिए. इन गुड फेथ. थर्ड इंक, ही हैज ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ. ही हैज ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ. ब्रैकेट कर लो. did not have knowledge of any fraud, etc. did not have, good fit का मतलब बता दे रहा है. did not have knowledge of any fraud, etc. at any earlier stage between other parties. समझ में आ रहा है? कौन किससे कुछ गड़बड़ किया है हमको क्या पता. at any earlier stage between the parties. Did not have knowledge of any fraud. Did not have knowledge of any fraud between other parties at earlier stage. चलेगा. आ रहा 2 मिनट रुको. उसी का वो मतलब रिसर्च में लगे हुए हैं अभी भी हम. पहले HIDC का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? नहीं सर. अब देखो मजेदार चीज पता है, ये जो इसको शॉर्ट में बार बार HIDC बोलेगा, लिख देना. पूरा सैटरडे वाले क्लास में जब तुम लोग नहीं आओगे ना, हम लोग इस चीज को HIDC बार बार बोलेंगे. रिमेंबर ऑन सैटरडे. अब देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर होता है क्या? हाँ सर, पहला लाइन में पता चल गया. होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर. एंड क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है क्या? हाँ सर, पता चल गया. एवरी होल्डर इज नॉट नेसेसरली अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे. अब मजेदार केस देखो. एक सेकेंड, तुम्हारी बुक में है ऐसा एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल है क्या? अरे है ना, नीचे में ही है. PDF भी मैंने ग्रुप में डाला है. कई लोग की एग्जाम्पल बाद वाले पन्नों में. एग्जाम्पल में आ जाओ. BCDE मिले? हाँ है ना, मिल गया. ये ना लेफ्ट साइड. BCDE में बी में आरो देके लिखो एक्सेप्टर ऑफ द बिल. मतलब बिल ड्रॉ कौन किया है? सी, ड्रॉवर. एरो देके लिखो बी में एक्सेप्टर. ACCEPTOR, जो बिल को एक्सेप्ट करता है. बी में आरो देके लिखो एक्सेप्टर ऑफ द बिल. और सी को लिखो ड्रॉवर. दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में सपोज. डी में आरो देके लिखो HIDC. बोर्ड देखो भाई, डी इज HIDC. क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है मिस्टर डी इज HIDC. तो तुमको यहां पे छानबीन नहीं करना है. मेरे क्वेश्चन में मैंने दे दिया, इंस्टीट्यूट ने लिख दिया था दैट डी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स. और होल्डर इन ड्यू कोर्स
अगर हम बोल रहे हैं डी है तो चलो पहले हम लोग याद करते हैं डी ने क्या क्या 3 चीज सेटिस्फाई किया होगा. सर डी हैज obtained द बिल फॉर कंसीडरेशन, बिफोर मैच्योरिटी, गुड फेथ. ओके, तो एक लड़का बोलता है सर तो डी के बाद ई के पास कैसे चला गया? बिल का पता है नेगोशिएशन नॉर्मल, अगर मैं इंडोर्समेंट की बात करूं वो डेट ऑफ पेमेंट तक चलता रहता है. मतलब सर ड्यू डेट आने के बाद भी क्या बिल अगले दिन सुबह किसी और को इंडोर्स हो सकता है? यस, टिल द डेट ऑफ पेमेंट इंडोर्समेंट एंड नेगोशिएशन, जो लिटरल सेंस में अगर मैं बोलूं नेगोशिएशन इंडोर्समेंट को बोलते हैं, तो इट कंटिन्यूज. तो बी से गया बिल सी के पास. बी कौन था? एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जो किसके फेवर में एक्सेप्ट किया है? सी के फेवर में. इंडोर्स कौन किया? डी. सी कर दिया डी के फेवर में. डी क्या किया? ई. पता है यहां प्रॉब्लम क्या हुआ? क्या हुआ सर? सी गॉट, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पढ़ो, सी गॉट एक्सेप्टेंस ऑफ बी बाय फ्रॉड. तो सी इज चोर. सी चोरी करके, फ्रॉड समझते हो क्या? झूठा झूठा बात बोलकर एक्सेप्टेंस हासिल किया. एक मिनट, फ्रॉड और फॉर्जरी में फर्क होता है. फॉर्जरी में हम साइन नकली कॉपी किए थे, फ्रॉड में तुम ही साइन किया है, मतलब बी ही साइन किया है, पर उसको कुछ झूठा झूठा स्टेटमेंट देकर इंड्यूस किया होगा, एक्सेप्ट कर लो ना बिल, ऐसा ऐसा कर दूंगा तुम्हारे लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फ्रॉड हुआ है. किसके बीच में फ्रॉड हुआ है? बी और सी के बीच में. पर डी तो नहीं जानता था ना, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स है डी. आप फ्लो ऑफ इवेंट समझ रहे हैं? एक हम क्या ना एग्जाम में ना ऐसे बना के नहीं दिया रहेगा. तुम लोग क्या सोचा ऐसा डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा? नो, वहां पैराग्राफ में आएगा क्वेश्चन that B accepted the bill in favor of C. C made some false statements and induced B to accept the bill. Later, C endorsed the bill to D and D satisfying all the conditions of section 9. तो याद रखना होगा वो, मतलब HIDC D बन गया. D later on transferred it to E. And question है, E knows of the fraud. E चोर नहीं है, बस E किसके बारे में जानता है? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, Can D recover from C? ये क्वेश्चन या बना हुआ नहीं है, तुम वो भी बना लेना. Can D recover from B? Can D recover from B and C? ये क्वेश्चन बना लो बच्चों. कई लोग लंदन स्टैच्यू हो गए हैं घर में. क्वेश्चन बनाया, Can D recover from B and C? 3 मिनट बचा. Can D recover from C and B? बोर्ड पे नहीं है, लिखने बोल रहा हूं. कैन डी रिकवर फ्रॉम बी एंड सी? अरे घरेलू बच्चों हिलो. कैन डी रिकवर फ्रॉम बी एंड सी? आंसर यस है. क्योंकि सुनो, यही चीज तो आपको पढ़ाने वाला था मैं आज, कि जो HIDC होता है ना, HIDC, इधर डांस करता हूं. कहां पे करूं डांस? रुको, आज मैं नाचूंगा. HIDC जो होता है ना, HIDC उसके पास ही इज वेरी पावरफुल. मेरा मसल मत देखो, है नहीं. HIDC इज वेरी. एग्जाम में कभी फ्रेंड को हिंट्स देना होगा ना, पूछते हैं वो, डी रिकवर कर सकता है क्या? तो उसको बस ऐसे दिखा देना, पकड़ ले इन्वेटर, क्या करता है सर? हाथ जाम हो गया. बहुत पावरफुल आंसर दिया सर, उसको और पास ऑन करो. कैन डी रिकवर फ्रॉम HIDC? यस. आंसर क्या पता है? डी जो है ना, वो सी से भी रिकवर कर सकता है, बी से भी रिकवर कर सकता है. डी जो है अपने सारे प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है. बी रोएगा, हमरे संग फ्रॉड हुआ है और तुमको पैसा चाहिए, तो डी बोलेगा यस बिकॉज आई एम अ डैश. मतलब HIDC कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टी. अब कोई ना कोई गंदा SMS करने वाला है, सर डी मान लिया आपका HIDC आप बोल रहे, पर सर अगर डी जानता होता फ्रॉड के बारे में तो HIDC ही नहीं होता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिद मत करो. सो डी कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ दी. पर भाइयों, कैन ई रिकवर फ्रॉम डी? सॉरी, कैन ई रिकवर फ्रॉम बी? ही वॉज अवेयर ऑफ द फ्रॉड. बट कहानी में एक ट्विस्ट है. जिसको भी टाइटल HIDC से मिलता है ना, ये लॉ है ना यहाँ का, सैटरडे पढ़ाऊंगा, उसको सारे राइट्स HIDC के आ जाते हैं. मतलब चाहे वो सिर्फ जानता था बेचारा, किया नहीं बाबू, किया नहीं दीदी, सिर्फ जानता था. तो अगर ई जानता है फ्रॉड के बारे में
पर उसको टाइटल किससे मिला है? ऑल डिफेक्ट्स आर क्लियर्ड। एक स्टोरी पढ़े हो बचपन में, मिदास टच है? स्टोरी पढ़े? मिदास एक किंग था, उसकी बेटी वो वरदान मांगा था, मैं जिस चीज को छूं वो सोना बन जाए। छोटा भीम तो देखा होगा, टुनटुन मौसी, ठीक है समझ गए, वहीं तक सोच है तुम लोग। कार्टून चला देते थे घर वाले और खाना खाते रहते थे, आधा खाना गिरता रहता था। लिसन, कम बैक। मिदास टच का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि HIDC इज दैट मिदास। आज पढ़ लेना हाँ ऑनलाइन स्टोरी, कि जिसको भी HIDC छूता था ना उसके सारे टाइटल क्लियर हो जाते, डिफेक्ट्स इन द टाइटल क्लियर हो जाते थे। तो आंसर है ई कैन रिकवर फ्रॉम बी। हम सैटरडे फिर कराएगा। HIDC नहीं बोलेंगे बिकॉज वो थर्ड पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं किया, जिसको गुड फेथ वाला लाइन को देखो, इसलिए अब मैं फिर करवाऊंगा सैटरडे को। पर अभी एक चीज दिखाना चाहता हूं क्लास बंद होने के पहले। स्टार्ट रीडिंग। यहां पर एक ही चीज दिखाना चाहता हूं, सी और डी के बीच में हु इज द ट्रांसफरर, हु इज द ट्रांसफरी। ट्रांसफरर के टाइटल में खोट है, पता है? चोर था, वो चोर था बेटा। पर फिर भी डी के टाइटल पर कोई आंच। द टाइटल ऑफ ट्रांसफरी इज बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। समझ में आया? NI एक्ट में यही चीज है। अब तुम क्या बोलना चाहेगा, बी और सी का रिश्ता में झांकिए, तो हम तुम्हारे बोलने से हर किसी के रिश्ते में नहीं झांकेंगे। मेरा वो जो लाइन है ना सिर्फ HIDC और उसके प्रायर पार्टी को लेकर बना है। जो इंसान वो तीनों पैरामीटर्स सेटिस्फाई करेगा उसके टाइटल में चाहे खोट नहीं है फिर भी, सॉरी जो उसको ट्रांसफर किया उसके टाइटल में खोट है ना, सी और डी में देखो, हु इज डिफेक्टिव? सी, बट डी इज नॉट डिफेक्टिव। जैसे सीरियल के एंड में एक सस्पेंस छोड़ा जाता है ना, क्या हुआ आज, क्या होगा। सैटरडे मिलिएगा इसके बारे में PhD करने के लिए फिर से। थैंक यू सो मच। 9:05 पर NI है और किसी किसी बैच में मैंने पार्टनरशिप की क्लास भी सैटरडे रखी है। ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप से संबंध